सो वेलकम बैक टू द चैनल पूनम पटेल। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने अपना चैप्टर 2 OCM का चैप्टर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। सो जैसे कि हमने मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, एंड लूथर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो लूथर गुलिक जी ने वो याद करने के लिए 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वो पोस्ट को अब ये कोड वर्ड दिया था, ईच स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो वो मैंने आपको बताया था। और ये है हमारे 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हर एक का मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस है। और फिर हमने पार्ट 1 वीडियो में प्लानिंग का मीनिंग देखा था, डेफिनेशन देखा था जो 2 जन ने लिखा था। आज हम अपना करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यस, सो पार्ट 1 देखना ना भूले। आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक ऑफ द पार्ट 1 वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज up I button also. So let us begin with the importance of planning. First है helps to set clear objective. Yes, देखो मैंने आपको प्लानिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, और फिर हमें क्या काम आता है। बस अगर आपको मीनिंग डेफिनेशन ही समझ गया हो प्रीवियस वीडियो में, आपको इंपॉर्टेंस में बिल्कुल डिफिकल्टीज नहीं होगी, आप अपने ओन से भी लिख सकते हो। खाली हर एक का सबका 10 का मीनिंग एक ही निकलता है कि प्रॉपर प्लानिंग से हमें फ़ायदा हो रहा है, बट हर एक का थोड़ा थोड़ा उसके अंदर चेंज, मतलब इंपॉर्टेंस पॉइंट कीवर्ड्स होते हैं वो आपको लिखना ज़रूरी है। फर्स्ट है हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगर अभी आप ही सोचो, अगर आपने कुछ पूरा प्रॉपर प्लान किया हुआ, प्लान के हिसाब से आप चल रहे हो, तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि हाँ मैंने ये प्लान किया हुआ तो अब मेरे को ये काम करना है, तो मेरा क्लियर आइडिया मेरे को विजिबल है, क्लियर आइडिया हमें पता चलता है। तो सबसे पहले प्लानिंग किस पर बेस रहता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, और वो जो हमने सेट किया है ऑब्जेक्टिव्स, अपना टारगेट्स, उसको मतलब फॉर्मुलेट करना, फिर उसको अचीव करना। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है, प्लानिंग हेल्प करता है मतलब समझने में कि हमारा करंट पोजीशन कैसा है और हमारा डिज़ायर्ड पोजीशन फ्यूचर में कैसा है। यानी फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे को अभी, अगर हमें 12th में 95% क्रॉस करना है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके लिए प्रॉपर प्लान करना पड़ता है। आप क्या प्लान करोगे कि मैं 1 आवर में मैथ्स प्रैक्टिस करूँगी, सेकेंड फिर 2 आवर्स मेरे को सब्जेक्ट चाहिए, 3 आवर्स मेरे को मेरा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है जिसमें मैं वीक हूँ वो मेरे को चाहिए। तो ऐसे प्रॉपर प्लान के हिसाब से हमने एक बुक में लिखा है, हम प्रॉपर प्लान के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं, फिर उसको फॉलो कर रहे हैं टाइम टू टाइम, डेली वाइज, तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा 95। वरना अगर आपने लिखा है बट आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे तो फिर कैसे पता चलेगा। तो इसलिए ये हमें क्लियर ऑब्जेक्टिव देता है। सेकंड है प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। वही फिर से, यानी प्लानिंग के हिसाब से हमें अपना गोल, हमें अपना ऑब्जेक्टिव, यानी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको, अगर उन्होंने पूरा प्लानिंग किया हुआ है तो उनको अपना गोल पता है, उनको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियरली पता चलता है, सही ढंग से कैसे काम करना है, सही रास्ता चुनना वैसा। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन देता है। क्या प्लानिंग अगर पूरा प्रॉपरली किया हुआ है तो हमें ये डायरेक्शन देता है कि डूइंग द राइट थिंग एट राइट टाइम विथ राइट वे, यानी राइट क्या काम करना है, कौन से समय पर करना है और उसको किस तरीके से करना है टू अचीव द गोल। तो एम्प्लॉय को भी क्लियरली पता चलता है कि ये प्लान किया हुआ है तो अब मेरा क्या ड्यूटी है, मेरा क्या काम है। प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस। यस, अगर हमने पूरा प्रॉपरली प्लान किया हुआ है तो ये एम्प्लॉय का भी जो परफॉर्मेंस होता है वो भी इम्प्रूव करता है, यानी उसको पता, वो एकदम एफिशिएंटली काम करता है कि हाँ ये प्लान किया हुआ है, हमारा टारगेट है, डिज़ायर्ड गोल है कि हाँ मेरे को वो अचीव करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से एफिशिएंट मैनरली काम करना शुरू हो जाता है। और उसका डेली प्रैक्टिस करना, जो प्लान किया हुआ वो डेली हम प्रैक्टिस करें तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होते जाता है डे टू डे। फोर्थ है मिनिमाइज द रिस्क। अब आपको पता है हम अगर बिजनेस करते हैं तो रिस्क तो होती है, बट अगर प्रॉपर प्लान के हिसाब से चलते हैं तो रिस्क पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती, बट रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, हमें इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी मिनिमाइजेस। सो अगर हम एडवांस में ही प्रॉपर प्लान करके रख रहे हैं तो हमें रिस्क लेना, मतलब रिस्क मिनिमाइज हमारा कम होगा। रिस्क विदाउट प्लानिंग द लेवल ऑफ रिस्क इंक्रीजेज। अगर पूरा प्लान किया हुआ नहीं है तो हमारा रिस्क बढ़ेगा। फिर फिफ्थ है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मार्क दिस पॉइंट फ्रेंड्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आपको हर फंक्शन में दिखेगा, ये सेम पॉइंट है, आप हर जगह लिख सकते हो। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि हमने प्रीवियस
चैप्टर में भी पढ़ा पार्ट 1 में। ठीक है, इसमें क्या है, ऑप्टिमम यानी प्रॉपरली प्लानिंग पहले की जाती है। प्लानिंग हम करते हैं उसके पहले हम अपना रिसोर्सेज देखते हैं कि कितना रिसोर्सेज है। प्लानिंग इज डन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि कितना अवेलेबल है हमारे पास रिसोर्सेज, उसको देखकर हम अपना प्लान करना मतलब स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर पूरा प्लान किया हुआ है तो जो हमारा रिसोर्सेस है वो वेस्ट नहीं होगा, वो ऑप्टिमम यानी प्रॉपरली यूटिलाइज होगा, वो वेस्ट नहीं होगा। अगर हमारा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहा है, अभी रिसोर्सेज यानी कैसा, ह्यूमन हो गया, मशीन हो गया, लाइक ये मशीन को मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है, ये एम्प्लॉय है ना बैंक मतलब इसको अकाउंटिंग में बहुत एक्सपर्ट है तो इसको मैं ये फील्ड में लूँगी बैंकर में, मतलब तो वो उसके अकॉर्डिंग उधर काम है। अब मैं उसको कुछ इंजीनियरिंग का काम दे रही हूँ तो वो कर पाएगा नहीं, मतलब मैं अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो वही मैं अगर जो जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको मैं प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ अपने काम के हिसाब से, और मशीन्स जो है फिर जो भी एंड ऑल रिसोर्सेज उसको प्रॉपरली यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा वेस्टेज भी नहीं होगा रिसोर्सेज का और मेरा इस तरीके से गोल भी अचीव हो सकता है। 6th है डिसीजन मेकिंग। यस, हमें मतलब मैनेजमेंट के आगे बहुत सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं इन द फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से मैनेजमेंट को वो सिलेक्ट करना पड़ता है जो मतलब प्रॉपर अच्छा सिलेक्ट करना पड़ता है। देर आर वेरियस अल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट बट इन विच मैनेजमेंट नीड्स टू सिलेक्ट द बेस्ट वन। बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना पड़ता है, पहले उसको कंसिडर करना पड़ता है कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या पॉजिटिव आउटकम्स है और क्या नेगेटिव आउटकम है, क्या नुकसान है, तो उसके अकॉर्डिंग वो देख कर फिर वो अल्टरनेटिव को चूज़ करता है और अगर प्रॉपर प्लान के हिसाब से उसको डिसीजन लेने में भी मदद मिलती है। 7th है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। एक स्टैंडर्ड सेट करता है, स्टैंडर्ड यानी हमारे एक लेवल सेट करता है कि कैसे कंट्रोल करना है। प्रॉपर प्लान किया हुआ है तो मैनेजर को पता रहता है कि इसका क्या स्टैंडर्ड है। देखो प्रॉपर प्लान के हिसाब से सबको काम बांटा गया है तो इसको तो मैनेजर को पता रहता है कि इसका क्या स्टैंडर्ड है, मतलब ये इसमें एक्सपर्ट है तो मैंने उसको उसमें डाला है, लाइक ये बैंकिंग में एक्सपर्ट है तो मैंने उसको बैंकिंग में डाला है, तो वो पर्टिकुलर उसका स्टैंडर्ड क्या है बैंकिंग का, तो ऐसे तो प्लानिंग के हिसाब से प्लानिंग है ना, प्लानिंग सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड वर्किंग प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर प्रॉपर हम ना स्टैंडर्ड यानी हमारी स्ट्रेंथ पता चलती है, प्लान किया हुआ है तो हमें पता रहता है कि क्या कंट्रोल करना है, उसकी क्या स्टैंडर्ड है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, वो किस में एक्सपर्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको उसमें डालना। ठीक है, यू फिर है 8th है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। फैसिलिटेट्स यानी हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेट करने में, मतलब प्लानिंग हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में। अभी कैसे हेल्प करता है, मतलब अगर हमने पूरा प्रॉपर प्लान किया हुआ है तो देखो ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो अगर स्मूथ द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इन स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। अगर हमने प्रॉपर डिवाइड किया है हर एक वर्क को, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क किया है एज पर, मतलब हम अगर हमने काम बांटा है लोगों को उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी वो उसमें एक्सपर्ट है, मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया है, प्रॉपरली डिवीजन ऑफ वर्क मैंने किया है, तो इसके मदद से हमारा जो मतलब प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग हम मतलब वो अकॉर्डिंग वो हम काम करना स्टार्ट करते हैं, काम करना हम उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और थस कोऑर्डिनेशन अचीव होता है। लाइक देखो बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने रहते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर एक एक्टिविटी सब लोग एक एक्टिविटी पे काम ना करें, इसलिए पहले ही प्लानिंग के हिसाब से सबको काम दे दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, सबको अलग अलग एक्टिविटीज़ में बांट दिया जाता है, तो वहाँ पर मतलब ओवरलैपिंग नहीं होता यानी मिक्सअप नहीं होता, तो वे हर एक डिपार्टमेंट अपने काम के हिसाब से वर्क एज पर द ओवरऑल जो प्लान है और सब अपना काम करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं सब कि हाँ मेरे को ये काम करना है, मिस्टर बी को ये काम करना है, मिस्टर सी को वो काम करना है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यानी उनकी मदद कर रहे हैं। 9th है फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। फैसिलिटेट्स यानी मैंने बोला हेल्प करना, अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। यस, अदर मैनेजमेंट फंक्शंस अब क्या हो गया, तो वही हमारे अदर मैनेजमेंट फंक्शंस है, ये देखो
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये है हमारे अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस को परफॉर्म करने में भी प्लानिंग हेल्प करता है। अभी कैसे, अगर हमने पूरा प्रॉपर प्लान नहीं किया है कि हमें करना ही किया है, तो हम क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या कंट्रोल करेंगे, क्या स्टाफिंग करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना अदर फंक्शन। अगर प्लान किया हुआ है तो हम सारे फंक्शन अगर तो सबसे पहले मेरे को अभी गोल अचीव करना है 95%। अब मैं पहले मैंने प्लान किया ही नहीं है कि मेरे को कैसे टाइम टू टाइम अपना शेड्यूल बांटना है, यानी टाइम टू टाइम चलना है। नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं है। मैं डायरेक्ट अपना काम करना स्टार्ट कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ना है पता ही नहीं चल रहा है। तो ये नॉट पॉसिबल। पूरा प्रॉपर प्लान किया हुआ है, टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट मैंने अच्छे से किया, फिर मैं उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख रही हूँ क्या क्या करना है मेरे को ये टाइम पे, फिर मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसके बाद सारे परफॉर्म होंगे, यानी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब। ठीक है, डायरेक्टिंग। तो प्लानिंग के मदद से प्लानिंग के बाद ही, प्लानिंग स्टेज ओनली, वहाँ पर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल हम अपना प्लानिंग स्टेज पर ही सोच लेते हैं कि हमारा क्या गोल है 95%, ये मैंने प्लानिंग स्टेज पर ही हम सोच लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अदर फंक्शन करते हैं। ठीक है, फिर है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। यस, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज यानी एकदम नया, एकदम अनोखा, डिफरेंट आइडियाज लाता है अगर हमने प्रॉपर प्लान किया हुआ है। प्लानिंग सबसे पहले तो एक बेसिक फंक्शन है। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग जो इन विच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। सो विद द हेल्प ऑफ इनोवेटिव आइडियाज वी कैन अचीव द प्रीडिफाइंड गोल्स। यानी देखो, प्लानिंग है ना, एक बेसिक फंक्शन है। अगर हमने प्रॉपर प्लान किया हुआ है, ठीक है, हम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय को काम मिला है कि उसको बैंकिंग का, अब वो क्या सोचेगा कि मेरा काम है बैंकिंग का, और मेरे को और हमारा गोल भी है हायर प्रॉफिट, तो वो ऐसा काम करेगा, ये अपना और दिमाग लगा के इनोवेटिव आइडियाज़। उसका काम तो है बैंकिंग का, अब वो कैसे भी करे, बट मैनेजर को चाहिए कि भाई होना चाहिए काम अच्छी तरीके से, तो वो कैसे भी करे, तो वो अपना दिमाग लगाएगा, डिफरेंटली करेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ और लाएगा, क्योंकि पूरा प्लान तो किया हुआ है कि हमारा प्लान आखिर में है क्या, 95%, मतलब और ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट। तो वो कैसे भी काम करे एम्प्लॉय, उसको वो डिफरेंट अपना और दिमाग लगा के इनोवेटिव टाइप करेगा, उसको और अनोखे टाइप करेगा, और अपना बस। तो यही कहता है, अगर पूरा प्लान किया हुआ है तो हम वो प्लान के अकॉर्डिंग अपना और दिमाग चला के थोड़ा अलग तरीके से करने का सोचते हैं और अपना गोल को अचीव करते हैं। सबका मीनिंग यही है, अगर पूरा प्रॉपर प्लान किया हुआ है तो हमें कितने सारे फ़ायदे हैं। ये 10 के पॉइंट्स अभी मैंने आपको समझाया, आप अपने ओन वर्ड्स में भी 3 to 4 लाइन लिख सकते हो। अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स में डाउट है, आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उसको और इजीली बताऊं। और अगर आपको कुछ कीवर्ड्स भी चाहिए इसके शॉर्ट फॉर्म कैसे लर्न करने का, आप मुझे बता सकते हो। और ये हमने आज ख़त्म किया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द ऑर्गेनाइजिंग, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस। सो होप आपको समझा होगा। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी हेल्प मिले। सो स्टे ट्यून।